किया है उसको फर्जी ढंग से गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया। तो जो आज झारखंड में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे लोगों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उन पर गिरफ्तारियां फर्जी हो रही है। और हर कोई अगर कुछ हक अधिकार की बात करता है तो उसको FIR हो जाता है और अज्ञात छोड़ दिया जाता है। जो इन लड़ाई को हमेशा लड़ता है उसके नाम उसके पीछे डाल दिया जाता है। तो आज पूरे झारखंड में जब पुलिसिया दमन हो रहा है, इसके खिलाफ जगह जगह पर मोर्चे हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है? क्या यहाँ हक अधिकार की बात करना देशद्रोही है क्या, अपराधी है क्या? 12 बजे रात के आंदोलनकारियों के घरों में जाकर परेशान किया जाता है। अरे सही मायने में तो देशद्रोही वो है जो संविधान की शपथ लेता है, जो पद की शपथ लेता है, वो विधायक, वो सांसद, वो अफसर, वो DC, वो SP जो संविधान और पद की शपथ लेने के बाद गैर संवैधानिक काम करता है, उससे बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा गद्दार कोई हो नहीं सकता। कहने को तो ये लोग लिखते भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, SP साहब, लेकिन क्या ये सेवा है? अरे सेवा तो वो है ना जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। क्या ये समाज सेवी लोग हैं? ये लोग काम के बदले वेतन लेता है इसलिए ये नौकर है। लेकिन जिस तरीके से जल जंगल जमीन लुटवाने के लिए कंपनियों के पक्ष में खड़ा है, इससे हमारा उनसे कहना है कि अगर आपको कानून इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है, पूंजीपतियों से डर लगता है, तो आप हटा दीजिए बोर्ड से भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसको लिखिए कि आज से हम अडानी के दलाल हुए। अगर आपको संविधान इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है तो लिखिए कि हम राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल हुए। तो साथियों, जिस तरीके से झारखंड में खनिजों की लूट की बात हो रही है, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ झारखंड भाजपा खतियार संघर्ष समिति ये पहला राजनीतिक पार्टी होगी जो भौतिक संसाधन, ये जो जल जंगल जमीन है, ये जो कोयला, पत्थर, बालू, सोना, चांदी, जो भी भौतिक संसाधन है उस पर मालिकाना अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। इन संसाधनों पर कैसे आप लोगों का अधिकार मिलेगा, इसके लेकर लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र पार्टी होगी और वो JBKS होगी। अभी तक वर्तमान राजनीतिक पार्टियों ने इन संसाधनों को देशी विदेशी कंपनियों के हवाले सौंपने का काम किया है। इनके पीछे एक ही मजबूरी है, वो ये भले इनके रंग अलग हो, लेकिन रंग के झंडे के पीछे जो इसका डंडा है वो सबका एक ही है। इनका एक ही मजबूरी है कि वोट और नोट। तो जब इसको नोट चाहिए होता है तो आपके संपत्ति को बेचकर ये पूंजीपतियों के गोद में बैठते हैं। अब जब उससे पैसा ले लेते हैं तब आपके यहाँ नोट खरीदने आते हैं। लेकिन JBKS के लोग अगर इन संसाधनों पर अपना अधिकार चाहिए तो आपको जयराम महतो को नोट भी देना होगा और वोट भी देना होगा, तभी इस भौतिक संसाधन में आपका अधिकार होगा। आज तक ये लोग संविधान के खिलाफ जाकर आपके इस संपत्ति का बेचने का काम किए हैं। संविधान का 39B ये कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से हो जिसमें समुदाय का हित हो। फिर 39C ये कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस तरीके से चले जिसमें समुदाय का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, मतलब कि आपका हित हो। लेकिन बताइए, देश का एक है हमारे राजा, उनका प्रिय दोस्त है अडानी। देश का नेशनल हाईवे उनके नाम पर, कोयला उनके नाम पर, बॉक्साइट उनके नाम पर, बंदरगाह उनके नाम पर। ये फोर्ब्स पत्रिका में छपा था, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि देश का 87% लाभ कमाने वाला जो संस्था है उस पर अडानी जी का कब्जा है। तो क्या अडानी जी का एक अमीर होने से देश का भला हो जाएगा क्या? तो फिर भी 39C जो कहता है आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चले जिसमें समुदाय का फायदा हो, तो क्या ये समुदाय का फायदा हो रहा है?
नहीं हो सकता। आप तो जानते हैं ये वो कंपनी है जो कोरोना काल के दौरान एक कौड़ी नहीं दिया था दान। ये देश का भला करेगा, देश हित के नाम पर, देश विकास के नाम पर देश का तमाम चीजें बेचा जा रहा है। और मेरा सवाल है कि क्या अडानी देश है क्या? कोई एक व्यक्ति देश है क्या? एक आदमी का विकास देश का विकास होता है क्या? नहीं। इसलिए जरूरत है इस भौतिक संसाधनों पर संविधान के अनुसार 243 को परिभाषित करते हुए इन संसाधनों का मालिक आप लोग को बनाया जाए। अगर आपके इसके मालिक बनेंगे तो क्या हो सकता है बताओ। मैं झारखंड का पड़ोसी एक जगह है, 78 मिलियन टन सोना है। झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। डिवाइड करेंगे प्रति व्यक्ति 26 केजी सोना होगा। सोना कैसे है? 50 लाख, 26 केजी कितना हुआ? 13 करोड़। अगर संविधान लागू होगा तो 13 करोड़ का हर वो झारखंडी मालिक होगा। इतने अमीर हैं आप। इसीलिए जरूरत है कि तमाम पार्टियों को छोड़कर जयराम का हाथ पकड़ने का, जेबीकेसेस का हाथ पकड़ने का, ताकि ये जल जंगल जमीन और खरीद पर संवैधानिक रूप से जो अधिकार है वो अधिकार आपको मिल सके। हम गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे। और संवैधानिक बात वो लोग कर रहे हैं जो आज तक इन संसाधनों को किसी कंपनियों के गोदी में सौंपने का काम किए हैं, बदले में उसको चुनावी चंदा मिलता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ये संगठन बदलाव करे तो इस तरीके से आप सहयोग करके इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। इसको निरंतर अपने तन से, मन से और धन से तीनों चीज के और कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तभी आने वाले पीढ़ियों को जो बचा हुआ झारखंड में संपत्ति है उस पर अधिकार कायम हो पाएगा। तो साथियों, बातें बहुत कुछ है। हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि आज जमीन की लूट हर कदम पर है। हमको जमीन की लूट को हर हाल में रोकना पड़ेगा और जगह जगह पर हमको मोर्चे खोलने पड़ेंगे। जिस तरीके से आज राज्य सरकार चुप है, भूमि अधिग्रहण का मामला कोई भी कंपनी को अधिग्रहण कराकर वो देने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन ये राज्य सरकार भी चुप है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो चुनावी चंदा है। आज गोंदलपुरा में बहुत जोर जबरदस्ती हो रहा है। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है, दर्जनों लोगों को समय समय पर जेल भेजा जा रहा है। जहाँ भी इस तरह की लड़ाई चल रही है हर जगह ये समस्या हो रहा है। इसलिए अब इस आंदोलन को तेज करने की जरूरत है, इस आंदोलन को धारदार करने की जरूरत है और जयराम दा के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। तभी हम झारखंडी अस्मिता को बचा पाएंगे, इन संसाधनों को लूटने से बचा पाएंगे। हमें इसके साथ ही जमीन में भी संघर्ष करने की जरूरत है, कलम कागज में भी लड़ने की जरूरत है, हमको विभागों में भी लड़ने की जरूरत है। वन अधिकार अधिनियम तो बन गया, लेकिन आज तक झारखंड के लोगों को सामुदायिक वन पट्टा नहीं मिला है। मुट्ठी भर लोगों को ही वन पट्टा मिला है। ये चाहिए आपको लेना पड़ेगा। अगर सामुदायिक वन पट्टा आपको मिल गया तो कोई भी खनन कंपनियों को उस पर एक्सटेंशन के लिए या उसमें विस्तार के लिए या परियोजना के लिए आपकी राय लेनी पड़ेगी। और जब तक ग्राम सभा नहीं तय करेगा उसको जमीन नहीं मिल सकता है। इसलिए वन अधिकार ये आपका हथियार है। आगे बढ़िए, सामुदायिक वन पट्टा के लिए आगे बढ़िए। ऐसे तमाम मोर्चे हैं, उस मोर्चे में आपको लड़ना पड़ेगा। पहला फैसला करके परलोकन करके बुलाया जा रहा था। उसी बैरिकेडिंग से होकर के धनवार से आए हुए हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कानून बना था, उसमें भूमि अधिग्रहण कानून, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रपोजल जिसमें कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहण नहीं करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया और कृषि योग्य जमीन को भी गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहण करने का प्रावधान कर दिया। तो आप सोचिए कि जब सीएनटी है, जब एसपीटी है, जब भूमि अधिग्रहण का कानून है, फिर भी जमीन की इतनी लूट है। लेकिन अगर इन सारे प्रावधान को खत्म कर दिए जा रहे हैं तो सोचिए कि ये लूट कितनी बढ़ने वाली है। इसीलिए अभी से चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये सभी सरकारें के पास एक ही मजबूत
मजबूरी है नोट और वोट, और यही कारण है कि ये कारपोरेटों के पक्ष में नहीं जाते हैं। आपको जन नेता तैयार करना पड़ेगा, जन क्रांति तैयार करनी होगी, जन आंदोलन के रूप में इस पार्टी को चलाना पड़ेगा, फिर ये बदलाव हो सकता है। और जब जनता की राज आएगी, ग्राम सभाएं को मजबूत करनी होगी, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तब तक इन संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। बातें बहुत कुछ है, मैं मूल रूप से यही कहूंगा, जब बड़े परियोजनाएं खुलते हैं वहाँ पर बाहरी लोगों को जानबूझकर लिया जाता है। वो लोग चाहते तो सी और डी ग्रेड की नौकरियां स्थानीय स्तर के लोगों को दी जा सकती है। वो लोग चाहते तो नॉन टेक्निकल कार्य है, ठेका प्रथा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये आपको हर हाल में बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए बिहार से मजदूर आता है, बाहर से मजदूर आता है, और नियोजन का सवाल हो तो नियोजन में भी आपके जो अफसरशाही लोग हैं, कुर्सियां में बैठे हैं, वो लोग पैसा ले लेकर कैसे नौकरियां बेचते हैं, ये भी जब जाहिर है। और झारखंडी पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। बाकी नियम कानून तो सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है। इसीलिए जरूरत है एक व्यापक जन क्रांति की। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये विकास मॉडल पर अगर विचार नहीं किए, इसको देश हित के नाम पर, विकास हित के नाम पर अगर हम अधिग्रहण करने के लिए छोड़ देंगे तो हम लुटाते रहेंगे। और जहां हम जमीन लूटने के लिए दिए परियोजना के नाम पर, तो वहां दुनिया भर का बाहरी लोग बसेंगे, कॉलोनियां बनेगी, बाहरी लोग आकर स्थापित होंगे, फिर वही आपके आधार कार्ड बनाएंगे, वही यहाँ का राशन कार्ड बनाएंगे, फिर आकर वो नियोजक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, और ये समस्या फिर बढ़ती जाएगी। तो ये जो है इसको पहले रोकना पड़ेगा। बाकी हमें और चीजों की लड़ाई लड़नी है। नियोजन का सवाल, अगर नियोजन मिलेगा वो 3-4% लोगों को ही लाभ मिलेगा, नौकरी इतनी ही है। अगर हम निजी सेक्टर को मिला दें तो 8% लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जब संसाधनों पर मालिकाना अधिकार मिल जाएगा, उस दिन सही महीने में हर झारखंडी अमीर होगा और भारतीय को लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। टाइगर जयराम मैं तो जिंदाबाद। सभी से आग्रह होगा कि अपने जगह पर रहेंगे, आप अनुशासन का परिचय देंगे। आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि अनुशासन का परिचय देंगे।